चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है इकोनॉमिक साइकिल्स। ठीक है, इकोनॉमिक साइकिल ये चैप्टर का नाम। अब ये है क्या, बहुत इजी। ये एक्स, ये वाई, ये जीरो। यहाँ पे है कोई कंट्री का जीडीपी और यहाँ पे है टाइम। ये बट बिफोर वी स्टार्ट विद जीडीपी, पहले ये तो समझ लेते हैं कि जीडीपी का मतलब क्या होता है ना। चल देख लेते फटाफट जीडीपी का मतलब क्या है। देखो, मेरे को बताओ, हमने चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, है ना। व्हाट इज प्रोडक्शन? तो इन सिंपल वर्ड्स हमने क्या देखा था, प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। इसका सिंपल और मतलब क्या है, प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। या तो आप गुड्स बना रहे हो या तो आप सर्विसेज बना रहे हो, मतलब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो। मतलब ही इकोनॉमिक्स में आप क्या कर रहे हो, गुड्स, आप प्रोडक्शन कर रहे हो। और भी सिंपल मम्मी के लैंग्वेज में आप क्या कर रहे हो, आप कोई काम या कोई धंधा कर रहे हो, है ना। तब मम्मी नहीं डांटती है ना, कुछ काम नहीं करता, धंधा नहीं करता है ना, कोई काम धंधा नहीं है, फालतू में घूमते रहता है। तो व्हाट शी वांटेड टू से कि आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करो, ऐसा वो इकोनॉमिक्स में बोलना चाहते हैं। सो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मुझे बताओ, हर बंदा कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, तो देश में जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुए हैं उन सबको ऐड करो, आपको मिल जाएगा नेशनल इनकम। सर कसम से क्या बोल दिया आपने, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है, मान लो एक बंदे का नाम है विराट। ठीक है, इसको ना बैग बनाने, बैग बैग, बैट नहीं बैग। ठीक है, तो इसको ऐसा लगा कि बैग बना के बेचेंगे ना, बहुत पैसे कमा सकते हैं, लेदर बैग। तो विराट ने क्या किया, अब विराट को चाहिए बैग बनाने के लिए लेदर। ठीक है, तो उसने ढूंढ पता लगाना चालू किया कि यार सस्ता और बेस्ट लेदर कहाँ पे मिलता है। तो उसको मालूम पड़ा कि एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है बुमराह, वो बहुत अच्छा लेदर बनाता है, समझ रहे हैं? तो बेसिकली उसने, विराट ने क्या किया, बुमराह से लेदर खरीदना अरेंज करना चालू किया। तो बुमराह इस एक्टिविटी में या इस बिजनेस में क्या सप्लाई कर रहा है, इज सप्लाइंग नेचुरल रिसोर्सेज विच इज लैंड। फिर विराट ने क्या किया, लेदर तो अरेंज कर ली, अब वो क्या कर रहा है, बैग बनाने का ट्राई कर रहा है कि बैग बनेगा तो बेचूंगा ना। तब वो बैग बनाना चालू किया उसने, नहीं बना पा रहा। फिर उसने क्या किया, यूट्यूब ओपन किया और यूट्यूब यूनिवर्सिटी में उसने अप्लाई किया, हाउ टू मैन्युफैक्चर अ बैग फ्रॉम लेदर इन हिंदी, ऐसा करके उसने डाल दिया। तो आया सब, और वीडियो देख देख के उसने एक बैग बना दी। लेकिन फिर देख के खुद ही मुस्कुराया, बोला ये बैग तो ना नहीं बिके, इसका कोई 12 रुपए भी नहीं देगा, राइट। तो अब उसको ऐसा पता चला कि कोई स्पेशलिस्ट को हमको बुलाना पड़ेगा कि जो ये लेदर का काम अच्छे से कर सकता है, या ये कोई लेदर से कोई अच्छा बैग बना सकता है, समझ रहे। तो उसने पता लगाया कि कौन है वो स्किलफुल इंसान जो लेदर की बैग बहुत अच्छे से बना सकता है। तो उसको किसी ने बताया कि भाई तुमने रोहित करके एक लड़का है, उसका नाम सुना है? हाँ, लोग उसको हिटमैन कहते हैं, और वो बहुत अच्छा बैग बनाता है। ठीक है, तो उसने रोहित से बात किया कि भैया आप मेरे लिए बैग बनाओगे प्लीज। तो बोलता है नहीं बे, पागल हो गया क्या, मैं बैग में तेरे लिए क्यों बनाऊंगा। बोला भैया मैं आपको पैसे दूंगा। बोले पैसे कितने देगा, तो उसने ज़्यादा वगैरह कुछ पैसे की बात की। तो वो रेडी हो गया, बोले मैं कल आ जाऊंगा सुबह 8 बजे, रेडी रहना। तो रोहित सुबह सुबह पहुंच गया विराट के फैक्ट्री कम घर के टेरेस के ऊपर। तो वहां पे देख रहा हूँ कोई भी नहीं है। तो रोहित ने बोला बाकी सब का है। बोले भैया आप पहले इंसान हो, मतलब आप मेरे फैक्ट्री के पहले फाउंडर वर्कर हो, इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा। बोले इतिहास इतिहास छोड़, अकेला मैं काम कर सकता हूँ, बाकी सबका मतलब है मशीन का है, हाँ मटेरियल का है, कैंची का है, धागा का है, हाँ ये सब का है। तो बोलता है ये सब भी लगता है। तो रोहित बोलते तू तेरे को क्या लगा कि मैं लेदर खाऊंगा,
हाँ, प्रोसेस पेट में होगा और बैग बाहर निकलेगा, नहीं ना? या तेरे को क्या लगा मैं दांत से सिलाऊंगा कि बैग? तो ये सब लगेगा। बोले भैया आप नाराज मत हो जाओ, आप लिस्ट बना के दो क्या क्या चाहिए, मैं लेके आता हूँ। तो उसने लिस्ट बना के दिया, मशीन, धागा, कैंची और क्या क्या सब लिख के दिया। विराट ने क्या किया, पता लगाया कि ये सारा सामान कौन देता है। तो पता चला कि एक बंदा है जिसका नाम है चहल। उनकी दुकान है, इस दुकान में बैग बनाने का सारा सामान मिल जाता है। समझ रहे हैं? तो मेरे को बताओ रोहित कौन है इस बिजनेस में? ही इज ही सप्लाइंग लेबर, वो अपने स्किल्स दे रहा है। और चहल क्या कर रहा है इस बिजनेस में? कैपिटल, मैनमेड चीजें सप्लाई कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। और बैग बनने लग गए और बिकने लग गए। तो समझ में, सॉरी बैग बना, एक पहला बैग बना फॉर एग्जाम्पल, अभी एक ही रखते हैं हम लोग। तो मुझे बताओ विराट ने एक पहला बैग बनाया और उसने क्या किया, ये बैग मार्केट में उसने बेचा। किसको? तो एक सुंदर सी कन्या जिसका नाम है अनुष्का, उसको बेचा। और उसने विराट को दिया नहीं, विराट के मुंह पे 1000 रुपए फेंका। तो समझ रहा है? तो अब मेरे को बताइए जो 1000 रुपए विराट भैया को मिले हैं, क्या ये पूरा का पूरा विराट का इनकम है? नहीं, उसको इस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो विराट क्या करेगा, सबको रिवॉर्ड दे रहा है। जैसे उसने लैंड के बदले में क्या देना है, रेंट, कितना दिया, 200 रुपया। उसने लेबर के बदले में क्या दिया, वेजेस, कितना दिया, 300 रुपये। इसने छीन लिया एक्चुअली। फिर उसके बाद में चहल को तो उसने 100 रुपया दिया समझ रहा है, इंटरेस्ट के तौर पे। और बचे कितने फिर अभी उसके पास, 300, 500, 600, बचे कितने, 400 रुपये। और वो 400 रुपया क्या हो गया, कोहली जी का प्रॉफिट हो गया। कुछ समझ में आई? सो दैट इज द एग्जाम्पल। अब मुझे बताइए पूरे कंट्री में कितने इकोनॉमिक एक्टिविटी हुए सब मिला के? तो अच्छा कितने गुड्स बने? तो मार्केट में एक ही गुड्स बना है। बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस गुड? तो एक बैग जो बना है उसकी कीमत कितनी है बच्चों? उसकी कीमत है 1000 रुपए, है कि नहीं? और अगर आप सब लोगों, सारे देश में जिन्होंने, बताओ क्या बुमराह लैंड सप्लाई कर रहा है ये कोई हॉबी है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऐड करो या सारे फैक्टर इनकम्स को ऐड करो, अगेन यू विल गेट 1000 रुपीज एज अ इनकम। तो तात्पर्य यही है। हम आम भाषा में नेशनल इनकम क्या है ऐसा अगर मैं पूछूं, तो आप मुझे क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम क्या है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। तो देखिए इस कंट्री में अभी तक टोटल कितना इनकम कमाया गया, 1000 रुपया, एंड विच इज इक्वल टू मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। सो नेशनल इनकम का दो मतलब है। व्हाट इज नेशनल इनकम? इट इज मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। वो ले लो, कितना आएगा, 1000 रुपया। और सारे लोगों का इनकम ऐड करो, वो भी कितना आने वाला है, 1000। बेसिकली दोनों का मतलब सेम। क्या बोलो, समझ में आया? अब कंट्री के डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जितने गुड्स बने उन सबका वैल्यू मतलब बेसिकली क्या होता है, जीडीपी। कुछ समझा? तो जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब क्या, कंट्री के अंदर कितने गुड्स बने वो। क्या समझ में आ रहा है? दैट्स इट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज नेशनल इनकम। इसका और डिटेल में बहुत है, हाँ। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड कि नेशनल इनकम पूरा हो गया, ये तो इंट्रोडक्शन था। बाकी का मैं आपको सिखाऊंगा इंटर में, चैप्टर नंबर 1, सीए इंटर का, नेशनल इनकम। और बहुत धमाकेदार, बहुत मजेदार, जबरदस्त चैप्टर, मतलब समझ में आया, है कि नहीं? तो वो बात। तो और हम पढ़ाए और समझ में ना आए सब तो हो ही नहीं सकता। तो हम क्या बात कर रहे थे, नेशनल इनकम समझ में आया क्या है? सो दैट इज जीडीपी। अब मुझे बताओ अगर कोई कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? उस कंट्री में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहे हैं। प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो मेरे को बताओ उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट, पैसों का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लोगों का इनकम बढ़ रहा है। इनकम बढ़ रहा है तो लोगों का एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, फिर काम बढ़ रहा है। आप समझ रहे हो? तो सब वैसे ही है। बात समझ रहे हैं? तो जीडीपी ये बात। अब मुझे बताओ कोई भी कंट्री का जीडीपी क्या इसी तरीके से सिर्फ बढ़ते ही रहता है क्या? नहीं। तो एक टाइम के बाद कभी वो फॉल भी होता है, कभी फिर वो बढ़ता है, फॉल होता है। अभी जैसे कि देखो ना, अभी ये लॉकडाउन हुआ
तो लॉकडाउन के पहले हम इंडिया का या जीडीपी जो बहुत हाई था, फिर देखो लॉकडाउन में एकदम नीचे आ गया, फिर वापस लॉकडाउन खुला, रिकवर हो गया, अभी ऊपर जा रहा है, एंड ये प्रोसेस चलती है। कुछ समझ में आ रहा है? तो जब जीडीपी ऑफ द कंट्री बढ़ रहा है, उसको क्या कहते हैं? एक्सपांशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपांशन। एक्सपांशन एंड कहाँ होता है? जब वो कहाँ पे पहुंच जा रहा है? पीक पे। पीक समझ रहा है? एकदम चोटी पे पहुंच गया कंट्री का जीडीपी, और पीक के बाद तो और ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि उसको पीक कहा गया। तो उसके बाद जब फॉल होता है जीडीपी, उसके उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहेंगे उसे? कॉन्ट्रैक्शन। ओके। कॉन्ट्रैक्शन एंड जहां पे होता है उसे कहा जाता है ट्रफ, है ना? और ट्रफ भी भाई वो एंड नहीं है, लोग इधर डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन भी कहते हैं उसको, है ना? बट वो एंड नहीं है, वो एक नई शुरुआत है। तो जब नई शुरुआत होती है तो उसको हम क्या कहेंगे? फिर से वो किधर चले गया? एक्सपांशन। फिर किधर बच? पीक। फिर कहाँ पे आएंगे? कॉन्ट्रैक्शन। क्या समझ में आ रहा है? और ये जो उतार चढ़ाव है, इसी का नाम जिंदगी है दोस्तों। ठीक है नहीं? और इसी को, इसी जिंदगी को इस चैप्टर में कहा गया है इकोनॉमिक साइकिल। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, सो व्हाट इज इकोनॉमिक साइकिल? अगर हम डेफिनेशन का बात, अगर हम डेफिनेशन पे आ ही गए, डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन, कि हमको चाहिए डेफिनेशन, तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज इकोनॉमिक साइकिल? तो इकोनॉमिक साइकिल्स, cycle refers to fluctuations। एक से ना, मेरे से ना दो चीजें एक साथ नहीं होती। फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशंस का ही मतलब क्या है? और अप्स एंड डाउन्स इन ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। क्या बोलो, अच्छे से ये डेफिनेशन समझ में आया? तो ये हो गया आपका सिंपल सा मतलब, fluctuations in economic activities in of the country is called as economic cycle। या इसको और भी लोग क्या क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक साइकिल मतलब क्या है? Expansion and contraction in the economy, when expansion is followed by contraction and contraction is followed by expansion in the economy। समझ रहे? अब हम क्या कर रहे हैं ना, ये जो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन है, इसको थोड़ा और डीप में जा रहे हैं। अब इसके अलग अलग फेजेस है। देखो मैं इसी इसी डायग्राम को तोड़ के बता रहा हूँ, जो आपकी बुक में बेसिकली नहीं दिया है, बट मैं आपको बता रहा हूँ इसको और अच्छे से। तो देखो बेसिकली ये एक कंट्री का ट्रेंड है। सपोज मान लो ये कंट्री का ट्रेंड है कि ये कंट्री का जो जीडीपी है वो 5% पर एनम से हर साल, अगर लॉन्ग रन में देखें तो 5% ऑन एन एवरेज बढ़ रहा है। ठीक है? ये क्या है? ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ट्रेंड लाइन। ठीक है? अब देखो ये है फ्लक्चुएशंस। तो जब कंट्री अपनी औकात से बहुत ज्यादा उड़ रही है, मतलब कंट्री 5% से भी ज्यादा ग्रोथ कर रही है, समझ रहे? तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एक्सपांशन। बट उसके अंदर भी टू बी वेरी स्पेसिफिक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही है बट बहुत फास्ट बढ़ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉस्पेरिटी। क्या बोलेंगे उसको? प्रॉस्पेरिटी। समझा? फिर प्रॉस्पेरिटी एंड कहाँ पे होती है? पीक पे, है ना? पीक से क्या हो रहा है? आपका जीडीपी जो है वो फॉल होना स्टार्ट हो गया, इसको आप क्या बोलेंगे? रिसेशन। क्या बोलेंगे इसको? रिसेशन। जब वो इतना नीचे गिर गया कि वो 5% से भी नीचे आ गया, तो इसको आप क्या बोलेंगे? डिप्रेशन। समझ रहे? और डिप्रेशन कहाँ पे एंड हो रहा है? ट्रफ। अब नॉर्मल तौर पे ना ट्रफ मतलब ही डिप्रेशन है, ऐसा भी मान के हम चल सकते हैं, बिकॉज ये बहुत लोअर वाला इकोनॉमी एक्टिविटी जो बहुत कम, दैट इज डिप्रेशन और ट्रफ, ऐसे भी। हाँ, लेकिन ट्रफ के बाद जब वो राइज होना चालू होता है उसको एक्सपांशन बोलेंगे, बट एक्सपांशन में का वो कौन सा पार्ट है? इट इज कॉल्ड रिकवरी। समझ रहे? और रिकवरी अगेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रॉस्पेरिटी, और प्रॉस्पेरिटी पीक, एंड दिस ट्रेन जस्ट गोज ऑन फॉलोइंग। ये बताओ, कोई डेवलप कंट्री के केस में होता है, अंडर डेवलप कंट्री के केस में होता है, कि सबके केस में होता है? तो आंसर है ये सबकी जिंदगी का हिस्सा है, चाहे वो डेवलप कंट्री है या अंडर डेवलप कंट्री, चाहे वो एक सेकंड,
चाहे वो अमीर या कोई अमीर इंसान रहे चाहे गरीब इंसान, चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, कोई कंपनी रहे, मतलब हर एक के लाइफ का ये एक अहम सच है। तो इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग, राइट। हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब बेसिकली इसके अंदर ऐसा ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड ही होता है कि 4 महीना प्रॉस्पेरिटी रहेगा तो 4 महीना डिप्रेशन भी आएगा, ऐसा नहीं है। एक लंबे प्रॉस्पेरिटी के बाद छोटू सा डिप्रेशन भी आ सकता है, समझ रहे हैं, और एक लंबे डिप्रेशन के बाद छोटू सा प्रॉस्पेरिटी भी आ सकता है। इसका जो लेंथ है वो फिक्स नहीं है, कब आएगा वो फिक्स नहीं है, समझ रहे। बोले 10 साल हो गया एक ये कंपनी का तो मैंने डाउनफॉल आज तक देखा ही नहीं, समझ रहे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इतने टाइम के बाद ही आए, कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, बट ये होगा जरूर होगा, बस समझ रहे हैं। कितने भी साल के बाद हो सकता है, बट हो सकता है, दैट इज योर प्रॉस्पेरिटी। अब अगर हम इसको है ना थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन के तौर पे लेके जाए कि फेजेस ऑफ, इसकी 4 फेजेस है। हाँ बता, चलो लिखते, फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल, क्या बोला, फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल। तो 4 फेजेस में ये मैं बांट रहा हूँ। पहला है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी को ही बुम ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। फिर दूसरा है रिसेशन, फिर आएगा डिप्रेशन, और लास्ट में आता है ट्रफ, ये सॉरी रिकवर, ओके। ऐसे 4 फेजेस है, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे रहती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या है, तो देखो मैं यहाँ पे लाइन से लिखते जा रहा हूँ। तो सपोज एक है इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद आउटपुट मतलब ही प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, फिर उसके बाद में इनकम लेवल, फिर परचेजेस मतलब एग्रीगेट डिमांड, प्राइस लेवल, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, एंड दैट्स ऑल। देखो, अब देखो, ये हो गया ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब देखते हैं इसका कनेक्शन कैसा है हमारे डेली लाइफ में, या क्या। देखो हाँ विचार, देखो बताओ, अगर सपोज कंट्री में प्रॉस्पेरिटी है, मतलब ऑब्वियसली कंट्री कहाँ से गुजर रही है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ। मतलब कंट्री में ऑल इज वेल वाला सीन है, इनकम लेवल इज हाई, लोग अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर रहे हैं, मतलब सब अच्छा टाइम है, राइट, नॉर्मल सिचुएशन है। तो मुझे बताओ यहाँ पे इन्वेस्टर, एज एन इन्वेस्टर्स, क्या लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स चाहेंगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या दिखेंगे आपको, बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो मुझे बताइए प्रोडक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा ना। ये इन्वेस्टमेंट मतलब 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। एक होता है फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, है ना, मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, एफडी बना रहे हैं, बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, ये। और एक होता है रियल इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट मतलब लोग बिजनेसेस में पैसे डाल रहे हैं, मतलब लोग गराज बना रहे हैं, क्लासेस डाल रहे हैं, होटल बना रहे हैं, होटल डाल रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई चीज प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं, मतलब बेसिकली स्टार्टअप वार्टअप वाला बात, बात समझ रहे हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम कौन से इन्वेस्टमेंट का बात कर रहे हैं, हम रियल इन्वेस्टमेंट का बात। तो अगर इन्वेस्टमेंट्स आर इंक्रीजिंग, सो डेफिनेटली लोग मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब समझ रहे हो, शार्क टैंक वाले लोग बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि रिटर्न बहुत मिलेगा, मार्केट में भी कैपेसिटी है। तो मुझे बताइए अगर इन्वेस्टमेंट हाई रहेगा, तो जब इतना पैसा बिजनेस में लग रहा है तो प्रोडक्शन भी हाई रहेगा, और ये प्रोडक्शन अगर हाई रहेगा तो ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट लेवल भी हाई रहेगा। अगर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं तो कंट्री का इनकम लेवल भी कैसा रहेगा, हाई रहेगा। अगर लोग इतना कमा रहे हैं तो ऑफकोर्स एग्रीगेट डिमांड मतलब परचेज एक्सपेंडिचर भी कैसा रहेगा, हाई। अगर सब लोग खरीद रहे हैं, डिमांड इज वेरी हाई, तो चीजों के दाम मुझे बताओ कम रहेंगे कि ज्यादा रहेंगे, ऑफकोर्स ज्यादा रहेंगे ना। और बताओ इस वक्त अगर लोगों का इनकम ज्यादा है
तो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट भी कैसे रहेंगे, ज्यादा। यार कैपिटल फॉर्मेशन सीखे थे हमने, अगर लोग ज्यादा सेव कर रहे तो ज्यादा पैसे बैंक के पास आ रहे, बैंक के पास ज्यादा पैसे आ रहे तो बैंक इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा कर रहे। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँ, सेविंग्स एंड लेंडिंग लिखता हूँ। बैंक द्वारा लोगों के द्वारा सेविंग्स और बैंक के द्वारा लेंडिंग्स, लोन्स, सिंपल लैंग्वेज में लोन्स भी कैसा है, हाँ। तो ओवरऑल बूम ऐसा पीरियड है जिसमें ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे रहती है, इन सब के केस में क्या रहेगा, हाई लेवल ऑफ, ये कॉमन है। तो ड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी ये कौन सा फेज है, जहां पे आप देखोगे देयर इज हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाई लेवल ऑफ आउटपुट, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एग्रीगेट डिमांड, प्राइस लेवल, सेविंग्स, लेंडिंग एक्सेट्रा, ऑल इज एट अ वेरी हाई लेवल। बोलो समझ में आया सबको अच्छे से? That's it. अब सीन ऐसा है कि ये सीन इस वक्त क्या हो रहा है, देखो जरा। इस वक्त है ना सब हाई लेवल पे। अब है ना एक चीज रहता है, एक एक चीज है फुल एम्प्लॉयमेंट। सुना है कभी आपने फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मैं बता। फुल एम्प्लॉयमेंट एक इमेजिनरी पॉइंट है, जिसका मतलब क्या है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे ऑल लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, समझ रहे, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज, एंटरप्रेन्योर्स, समझ रहे, ऑल टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज यूज्ड एट 100% लेवल। इसका मतलब वहां पे जीरो वेस्टेज चल रहा है। मुझे बताओ ऐसा रियल लाइफ में कभी हो सकता है? लेकिन अब प्रॉस्पेरिटी चल रहा है मतलब क्या है, कंट्री इज मूविंग टूवर्ड्स द फुल एम्प्लॉयमेंट, समझ रहे, जितने भी रिसोर्सेज है उसका बेस्ट से बेस्ट यूज हो रहा है। मतलब फिर भी वहां पे थोड़ा ना थोड़ा एक्सेस कैपेसिटी तो है ही, एक्सेस मतलब और प्रोडक्शन पॉसिबल है। तो कंट्री इज मूविंग टूवर्ड्स दी, अभी जैसे फॉर एग्जांपल कंट्री में 100 लेबर थे, सब वेले थे, मतलब ये सब अनएम्प्लॉयड थे। अब जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ रहा है, 10 लोगों को काम मिल रहा है। अच्छा एक मिनट, जब 100 के 100 लोग बेरोजगार है तो मुझे बताओ वेज लेवल कैसा रहेगा, कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा? ऑफ कोर्स कम पगार में भी, अगर सब बेरोजगार है तो कम पगार में भी दे विल बी रेडी टू वर्क। अगर एक नहीं होगा तो दूसरा रेडी हो जाएगा काम करने के लिए, राइट। इसीलिए जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहेगा तो वेज रेट कैसे रहेंगे, कम। अब क्या हो गया, इसमें से 10 लोगों को काम मिला, 15 लोगों को काम मिल रहा है, 25 लोगों को काम मिला, 30 लोगों को काम मिला। तो मुझे बताइए अवेलेबल लेबर जो है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। क्योंकि जब 10 लोगों को काम मिला तो अवेलेबल लेबर कितना है, 90। 15 लोगों को काम मिला तो 85। 25 लोगों को काम मिला तो अब अवेलेबल लेबर कितने हैं, ओनली 75। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे जैसे कंट्री प्रॉस्पेरिटी का सीढ़ी चढ़ रहा है, वैसे वैसे अवेलेबल रिसोर्सेस, अवेलेबल लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे वो कम होते जाएगा, बताइए उसका प्राइजेस क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब समझ में आ रहा है? तो जब कंट्री तरक्की की सीढ़ी चढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, अवेलेबल रिसोर्सेस कम कम कम। अरे मुंबई का एग्जांपल लो यार, पहले मुंबई में इतनी सारी जगह खाली थी तो जगह के भाव कैसे थे, काफी कम थे। अब धीरे 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 मुंबई भरते जा रहा है तो अवेलेबल जगह कम होते जा रही है, तो मुंबई में प्रॉपर्टी के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इससे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल क्या ही बता सकता हूँ, है कि नहीं? तो वैसे ही है बेटा अवेलेबल रिसोर्सेज का। तो अवेलेबल रिसोर्सेज जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं, कम क्यों हो रहे, क्योंकि कंट्री प्रॉस्पेरिटी की सीढ़ी चढ़ते जा रही है तो अवेलेबल रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। और कम होते 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 क्या हो रहा है, दूसरे साइड से इसका प्राइजेस बढ़ रहा है। ये प्राइजेस अगर बढ़ रहा है, अच्छा, ये जो रिसोर्सेज है, एक फर्म अगर लैंड लेगी तो उसको देना पड़ेगा रेंट, लेबर लेगी तो उसको देना पड़ेगा वेजेस। तो ये सब क्या है, खर्चा है, ये सब कॉस्ट है, किसके लिए, फर्म के लिए। तो अगर अवेलेबल रिसोर्सेज का प्राइस बढ़ रहा है तो कंपनी के लिए कॉस्ट भी बढ़ रहा है। और अगर कॉस्ट बढ़ रहा है तो मुझे बताइए प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। और अगर प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है तो इन्वेस्टर्स का इन्वेस्ट करने का जो इच्छा है वो क्या होगा, कम होते जाएगा। और आप समझ पा रहे हो, जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई इन्वेस्टमेंट इज गोइंग डाउन। एंड एक बार इन्वेस्टमेंट अगर कम होना चालू हो गया कोई पर्टिकुलर सेक्टर में, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे बाकी सारे सेक्टर्स में भी स्प्रेड होगा। एंड ओवरऑल आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होना चालू हो, जैसे ही इन्वेस्टमेंट डाउन हो गया तो प्रोडक्शन भी कम, एम्प्लॉयमेंट भी कम,
इनकम भी कम, खर्चे भी कम, प्राइजेस भी कम, सेविंग्स भी कम, लेंडिंग भी कम, सब कम, समझ रहे? एंड दिस इज कॉल्ड रिसेशन। तो रिसेशन का सिंपल मतलब क्या है? फॉल इन द लेवल of everything. Fall in the level of investment, fall in the level of output, fall in the level of employment, etc. etc. ओके, तो एक बार रिसेशन हो गया तो भाई ये तो मतलब और नीचे जाएगा। तो ये जो फॉल इन द लेवल ऑफ एवरीथिंग है, ये एकदम बॉटम पे चले जाएगा, एंड दैट्स कॉल्ड डिप्रेशन, द वर्स्ट सिनारियो फॉर एनी इकोनॉमी। समझ रहे? तो डिप्रेशन में क्या माहौल होता है? डिप्रेशन में एवरीथिंग इज एट द बॉटम। तो हम क्या बोल सकते हैं? देयर इज लो लेवल of everything. Investment, nobody is investing, nobody is producing, ये nobody मतलब बहुत negligible या बहुत कम हो रहा है। आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एग्रीगेट डिमांड, प्राइस, सेविंग्स, लेंडिंग, सब सब एकदम लो लेवल पे चल रहा है। समझ रहे? अब इसके बाद ना भाई गवर्नमेंट को देखो, इसके बाद ना इस डिप्रेशन के बाद एक्चुअली में पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, कसम से, मतलब कुछ इकोनॉमिस्ट है 1929 में वर्ल्ड वॉर के बाद 1933 तक ऑलमोस्ट 45 मंथ्स दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जैसे कि यूएसए, यूरोप, है ना, ऑस्ट्रेलिया, ये सब बड़ी बड़ी इकोनॉमी में क्या था ना? डिप्रेशन था। कितना? 45 मंथ्स, आज तक का सबसे बड़ा डिप्रेशन। समझ में आ रहा है? तो ये 4 साल 45 मंथ्स तक चल रहा है। अब इस घटना के बाद इकोनॉमिक्स दो हिस्से में बढ़ गया, एक है क्लासिकल इकोनॉमिक्स और एक है अभी का मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स लोग क्या बोलते थे मालूम है? पूरा का पूरा क्या वो लोग का लॉजिक क्या था? देखो मैं उनका लॉजिक बता रहा हूँ। वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है? देखो भाई, कंट्री में क्या चल रहा है? डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या हो रहा है? पब्लिक एकदम अनएम्प्लॉयड है, कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज है वो सब अनएम्प्लॉयड है कि नहीं? मतलब अवेलेबल रिसोर्सेज बहुत सारे, मतलब क्या है? आप लेबर को सस्ते वेजेस में लेके आ सकते हो, किसी का जगह है तो वो कम भाड़े में आप लेके आ सकते हो, है कि नहीं? किसी को आप क्या बोलते हैं, कम सैलरीज में काम पे रख सकते हो। तो एवरीथिंग इज वेरी लो। तो इससे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी लो, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन जो है इट्स वेरी हाई। एंड ये क्या करेगा? मार्केट में इन्वेस्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को एक तरह का बूस्ट देगा, जिससे क्या होगा? आगे चल के इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा एंड सप्लाई बढ़ेगा, एंड कंट्री में क्या आ जाएगा? रिकवरी। समझ रहे? तो रिकवरी में क्या, अब लॉजिक समझा? बट ये लॉजिक किसका है? क्लासिकल इकोनॉमिक्स लोगों। समझ रहे? तो राइज इन द लेवल ऑफ एवरीथिंग। अब समझा क्यों? बिकॉज एवरीथिंग, आई मीन अवेलेबल रिसोर्सेज आर वेरी हाई, जिसके वजह से प्राइसेस क्या हो जाएंगे? सारी चीजों के बहुत कम, कॉस्ट कम, प्रॉफिट मार्जिन कम, एंड एज अ रिजल्ट इन्वेस्टमेंट विल बी वेरी हाई। इन्वेस्टमेंट एक बार बढ़ गया, इन्वेस्टर्स आगे आ गए तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जॉब बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, सब सेट, एंड इट इज कॉल्ड अगेन रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन जो नए इकोनॉमिस्ट है, ये जो है, इनका जो लॉजिक था भाई, डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशनरी पीरियड में तो नहीं चला। बात समझ में आया? नहीं चला। तो क्या गलती हो गया? तो कीन्स करके जो है, लॉर्ड जेएम कीन्स, वो बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ये सब करेगा, बट प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सेल्फिश होता है। और आप जो बोल रहे हैं, जो वेजेस जो है वो और कम होंगे। तो जब प्रॉस्पेरिटी चल रहा था तो कौन सा वेजेस बहुत हाई थे भाई? वेजेस एक्सेट्रा आर स्टिकी डाउनवर्ड, ऐसा बोलते हैं वो, क्योंकि वो सब एकदम लो ही रहते हैं। बस समझा? तो वो क्या बोलते हैं कि जैसे इन्होंने क्या बोला, प्रोडक्शन बढ़ेगा मतलब सप्लाई बढ़ेगा। तो कीन्स क्या बोलते हैं? सप्लाई नहीं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाओ। एग्रीगेट डिमांड तीन चीजों से बनता है: कंज्यूमर्स का खर्चा, इन्वेस्टर्स का खर्चा। अब डिप्रेशन में कंज्यूमर तो एकदम ही डाउन हो चुके हैं, फर्म इन्वेस्टमेंट कर नहीं रही, तो अब किसके ऊपर जिम्मेदारी थी? गवर्नमेंट के ऊपर। इसके लिए कीन्स क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट को मार्केट में आके कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ एक्टिविटी स्टार्ट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। कैसे? मुझे बताओ, अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में पैसा खर्चा करेगा, या गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स बांटेगा, गवर्नमेंट सब्सिडीज बांटेगा, तो इससे क्या होगा? गवर्नमेंट का ये खर्चा है, बट लोगों के लिए ये क्या है? इनकम।
और जब लोगों का इनकम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो लोग डिमांड भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और जब लोगों का डिमांड बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर सोचेंगे कि अब लोग खर्चा करना चालू किए, तो वो लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चालू करें। ऐसे दो अलग व्यू है, मुझे इतना बताना नहीं चाहिए था, बट अगेन आई होप आपको ये समझ में आया हो। क्या समझ रहे? देखो मैं एक बार समराइज करता हूँ कि डिप्रेशन से रिकवरी में कैसे आते हैं। तो 1933 या 1930 के पहले के लोग क्या बोलते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अवेलेबल डिप्रेशन है, अवेलेबल रिसोर्सेज बहुत सारे, मतलब क्या है, कम रेट में भी आपको काम करने के लिए लोग मिलेंगे, जगह मिलेगी, सब मिलेगा, तो कॉस्ट इज वेरी लेस, जिससे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जॉब्स बढ़ेगा, कंट्री रिकवरी में आ जाएगा। लेकिन कीन्स बोलते हैं कि ये ऑटोमेटिकली नहीं आने वाला, अगर आएगा तो भी इट विल टेक टू मच टाइम। इसीलिए गवर्नमेंट हैज टू इंटरवेन इनटू द मार्केट, एंड गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बजट बनाना पड़ेगा, जिसमें गवर्नमेंट को खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा तो यहाँ से वो सारी चीजें फिर से चालू हो। प्लीज मुझे बताइए, यू अंडरस्टूड दिस, दोनों अप्रोच समझे या नहीं? चल, सो दैट्स इट, हमको इतने रीजन में नहीं घुसना है, हमको सिर्फ देखना था कि व्हाट आर दी फेजेस, कि ये चारों फेजेस में होता क्या है, यही होता है। क्या बोलो, समझा अच्छे से? अब इसमें से कैसा है ना, दो एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, टर्निंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, ये प्रॉस्पेरिटी वगैरह और ये पीक, और जब लोएस्ट आता है तो ट्रफ, तो दीज बोथ आर कॉल्ड टर्निंग पॉइंट्स, जहां से इकोनॉमी टर्न मार रही है, राइट? और पीक में बताओ रिसोर्सेज कितने यूज हो गए, 100%, और ट्रफ में कैसा रहेगा, 0%, ऐसा एक इमेजिनरी वाला सीन। क्या सबको समझा ये? दैट्स इट। तो ये आपका मैंने फेजेस वाले भी बता दिया। अब जितना लॉजिक था इस चैप्टर का वो हो गया है खत्म। अब हमको सिर्फ क्या करना है, बुक कवर करना है। बुक के अंदर क्या लिखा है बोलूं मैं, मैंने जितना एक्सप्लेन किया कम से कम 70-80% वही रहेगा, सिर्फ 10-20% थोड़ा अलग रहेगा, थोड़ा क्या बोलते हैं, अच्छे लैंग्वेज में और अच्छा जॉट डाउन करके लिखा रहेगा, बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेगा। समझ रहे? चलो फटाफट हम लोग टेक्स्ट बुक में देख लेते मॉड्यूल के अंदर क्या दिया हुआ है। ओके, तो देखिए ये आपका बुक है। अब इसके अंदर है ना, एग्जाम के लिए मैं अभी से बता के रखता हूँ, बाद में ना मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे को पूछते रहो क्या इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, इसमें ना ये जो पार्ट है ना, फीचर, पूरे चैप्टर उसी में, ठीक है, और कॉजेज वॉजेज तो सब ऑलमोस्ट हमारे हो गए। देखो जरा, अभी अभी जो मैंने समझाया वो सब बुक में कहाँ पे और किस तरीके से दिया हुआ है। तो बेसिकली देखो, ये यहाँ पे आपको डेफिनेशंस मिलेंगे जो मैंने आपको सिखाया। क्या क्या है, डेफिनेशन क्या है देखो। Trade cycle is a composed of periods of good trade characterized by rising prices, unemployment, falana dimka sab, uh, altering with the period of bad trade characteristic, ये सारे चीजें। In other words, business cycle क्या है? Alternate expansion and contraction of overall business activity manifested in the fluctuations in the measure of aggregate economic activity such as GNP, मतलब GNP, एम्प्लॉयमेंट वगैरह ये सब बढ़ते और कम होते रहते हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस दैट आर रेकरेंट एंड ऑकर पीरियोडिकली, मतलब जो बार बार होते हैं और पर्टिकुलर पीरियड के लिए रहते हैं, ठीक है, बट दे डू नॉट ऑलवेज रेगुलर एट रेगुलर इंटरवल पे नहीं रहते, उसका सेम लेंथ भी नहीं रहता। समझ रहे? तो ये सब हम लोग आगे आएगा, देखते हैं हम। हाँ, अभी आ जाते हैं, देखो फेजेस जो मैंने आपको सिखाया, 4 फेजेस याद रखो, एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ। अगर हम डायग्राम में बात करें तो जो हमारा फर्स्ट डायग्राम था, है ना, एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ, ये 4 फेजेस है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो यही डायग्राम मैंने तुमको सबसे पहले सिखाया था, एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ, एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ, है ना। अब आते हैं एक्सपांशन, क्या बताऊं मैं, ऑलमोस्ट सब वही रिपीट होने वाला है। देखो एक्सपांशन में क्या होता है, इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, कैपिटल, फलाना डिमका, राइजिंग स्टॉक, सब हो गया। This state continues till the full employment of the resources and production is at its maximum possible level using available productive resources. तो ये कब तक रहेगा, ये वाला फेज, जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट नहीं आता तब तक।
यहाँ पे इनवॉलेंटरी मतलब फोर्सफुल अनएम्प्लॉयमेंट जीरो होता है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो। अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो वो खुद के वजह से हो सकता है, मतलब वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड हो सकता है, ठीक है। प्राइजेस एंड कॉस्ट टेंड टू राइज फास्टर। फिर उसके बाद क्या होता है, डिमांड भी क्या रहता है, बढ़ते रहता है, प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ते रह रहा है, लोग अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर रहे हैं, और कंज्यूमर स्पेंडिंग, मैंने बोला एग्रीगेट डिमांड इज वेरी हाई, बिजनेस का कॉन्फिडेंस ज्यादा है, फलाना ढिमका। देखो कुछ है अलग, बताओ मुझे जल्दी। पीक, पीक क्या होता है, टॉप और द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल। इस स्टेज पे देखो क्या लिखे, लेटर इन द लेटर स्टेज ऑफ द एक्सपांशन इनपुट्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड, क्योंकि ऑलमोस्ट सब अगर यूज हो गए तो इनपुट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, जिसकी वजह से इनपुट के प्राइसेस क्या हो रहे, बढ़ रहे, और जिसकी वजह से आउटपुट के प्राइसेस जो वो भी बढ़ रहे, और इसके वजह से लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग और ये सब बढ़ रहा है, और इसके वजह से लोग क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं अपना खर्चा, क्योंकि अब और कमाया कमाई तो नहीं मिल रही है, बट अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का खर्चा जो है बहुत बढ़ गया, जिसके वजह से डिमांड जो है वो स्टैग्नेंट हो चुकी है, मतलब और डिमांड नहीं हो रहा है, और कुछ समय के लिए ये स्टेज कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ अपने पीक पे पहुंची है और ये स्टेबल है। हाँ, ये मैंने आपको फेजेस के टाइम पे नहीं बताया, तो मैं अभी बता रहा हूँ कि देखो ये पीक पे होता क्या है, और भी रिसोर्सेज मिलना मुश्किल है, तो इनपुट्स का भाव बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से प्रोडक्ट के भाव बहुत ज्यादा है। अब प्रोडक्ट के भाव बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन इससे ज्यादा और बढ़ नहीं सकता है, तो लोगों के इनकम रुक गए, बट खर्चे बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अब वो लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड भी रुका रहे, मतलब अभी बहुत महंगाई वाला सीन है, तो लोग सब खर्चे पोस्टपोन कर रहे हैं, बाद में देखेंगे, और इसके वजह से रिवर्स डायरेक्शन में इकोनॉमी मूव होना चालू हो रही है। अब मूव होना चालू हो रही है तो देखो क्या हो रहा है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन देर इज अ फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, और सब पनौती चालू, और इसमें क्या हो रहा है, अब ये चीज जो है डिमांड आगे नहीं बढ़ रहा है, ये ना थोड़े लोगों को समझ में आए, बट बाकी सब लोग तो अभी भी उम्मीद से आगे बढ़ रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, सप्लाई जो है वो डिमांड से बहुत आगे बढ़ गई, जिसके वजह से पेस क्या हो गया बेसिकली, और ये धीरे धीरे सारे सेक्टर्स में स्प्रेड हो रहा है, और जिसके वजह से प्राइजेस कम और प्रोडक्शन कम, एवरीथिंग इज गोइंग डाउन, समझ रहे हैं। और ये सब बहुत ज्यादा बोल किया इन्होंने अंदर, तो सब बाद में फुर्सत में पढ़ लो, अच्छा है, नहीं पढ़ा तो भी चल जाएगा। ट्रफ एंड डिप्रेशन, ये लोवेस्ट पॉइंट है, एक्सट्रीमली स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्लगिश मतलब बहुत ही बुरी, मतलब बहुत लोअर लेवल, लेकिन सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन, ठीक है, ये सब एमसीक्यूज में आते हैं, इसके लिए वर्ड्स को अंडरलाइन किया। ड्यूरिंग दिस फेज द ग्रोथ रेट बिकम्स निगेटिव, ग्रोथ रेट निगेटिव मतलब प्रोडक्शन ही डाउन हो गया, नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर डिक्लाइंस रैपिडली, डिमांड फॉर प्रोडक्ट डिक्रीजेस, और क्या हो रहा है, प्राइजेस आर लोवेस्ट, और फिर उसके बाद में क्या है, फोर्सिंग फॉर्म्स टू शट डाउन, बहुत सारे बिजनेसेस को वो बंद करा रहा है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ रहा है, और ये सारी चीजें आ रही है, बहुत सारे बैंक्रप्सीज हो रहे हैं, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है मार्केट में, और वो सारा चीज, ठीक है। देखो 1923 to 1930 इट्स स्टिल साइटेड फॉर इनॉर्मस मिजरी एंड ह्यूमन सफरिंग इट कॉज, मैंने बोला ग्रेट डिप्रेशन। रिकवरी, अब रिकवरी क्या है, इकोनॉमी जो है जिस तरीके से एंडलेसली बढ़ नहीं सकती, वैसे एंडलेसली डाउन भी नहीं हो सकती, जैसी वो लोएस्ट पॉइंट टच करती है, उसके बाद से क्या होता है, इट स्टार्ट्स रिकवरी। अब ये कैसे हो रहा है जादू, देखो द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल इज इनिशियली फेल्ट इन लेबर मार्केट, लेबर मार्केट में द पर्वेसिव अनएम्प्लॉयमेंट फोर्सेस वर्कर टू एक्सेप्ट, देखो ये पुराने इकोनॉमिक्स लोगों का बता रहा है कि बहुत अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से वर्कर्स जो है वो लोग फोर्सफुली एक्सेप्ट करते हैं लोअर वेजेस, है ना, जिसके वजह से प्रोड्यूसर पार्टिसिपेट्स एंटिसिपेट लोअर कॉस्ट, प्रोड्यूसर को लग रहा है कि कम खर्चा लगेगा, बेटर बिजनेस एनवायरनमेंट, और इसके वजह से बिजनेस कॉन्फिडेंस फिर से आ रहा है, गेटिंग बेटर, एंड दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग अगेन, एंड बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट एक्सपांडिंग द क्रेडिट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फलाना ढिमका, एग्रीगेट डिमांड पिक्स अप, प्राइजेस बढ़ना चालू हो रहे हैं, एंड इसके वजह से रिकवरी स्टार्ट, दिस इज टर्निंग पॉइंट ऑफ द डिप्रेशन एंड एक्सपांशन, दैट्स इट, हो गया रिकवरी, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब ये एक बात है इंडिकेटर्स के बारे में, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा,
ठीक है। चलो, अभी ये देखो, ये 1930 का मैंने आपको लेक्चर में बताया कि क्या हुआ था, है ना। और ये आईटी बबल 2000 जो है, ये मैंने अभी तक नहीं बताया, ये वीडियो नहीं बनाया, लेकिन 2008 का जो है ना, ये मैंने वीडियो बनाया और मैंने लिंक आपको शेयर किया हुआ है, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, है ना। वैसे 2008 का 23 मिनट का है वो वीडियो। अब आते हैं इस चैप्टर का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, बस इतना पढ़ के जाएंगे तो बहुत हो। देखो क्या है, फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। क्या है बिजनेस साइकिल के फीचर्स? तो बिजनेस साइकिल ऑकर्स पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मतलब वो ऐसे नहीं है कि सुबह प्रॉस्पेरिटी आया, शाम को डिप्रेशन आ गया, ऐसे नहीं होता है। वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए आते हैं, एंड दे डू नॉट एग्जिबिट सेम रेगुलरिटी। और मैंने पहले ही बताया, ऐसा रेगुलर नहीं है सीजन की तरह, 4 महीना बारिश रहेगा तो 4 महीना धूप रहेगा, 4 महीना ठंडी रहेगा, वैसे नहीं है कि 4 महीना प्रॉस्पेरिटी 4 महीना डिप्रेशन। रेगुलरिटी इज नॉट सेम, ठीक है। ड्यूरेशन जो है वो वैरी होता है, चेंज होता है, और विस्तृत, ठीक है। बिजनेस साइकिल हैव डिस्टिंक्ट फेजेस, 4 फेजेस है, हमने डिस्कस किया, एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्राफ। आगे, बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट्स इन फ्री मार्केट। ये फ्री मार्केट मतलब जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या है, शून्य। समझ रहे, जहां पे गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस काफी कम है और प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, वहीं पे ही वो इकोनॉमीज जो है दे आर मोर वल्नरेबल टू बिजनेस साइकिल्स। समझ रहे, वहां पे फ्लक्चुएशंस थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए कोई है नहीं ना, इसी। ठीक है, आगे, all sectors are adversely affected by business cycle। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मतलब एजुकेशन फील्ड में कभी रिसेशन आ ही नहीं सकता, समझ रहे हैं, ये फील्ड में नहीं आएगा, नहीं। अगर रिसेशन आता है तो इसका फटका सारे सेक्टर्स को लगेगा। अगर प्रॉस्पेरिटी आएगा तो इसका एंजॉयमेंट सारे सेक्टर को मिलेगा। हाँ, कुछ सेक्टर ज्यादा अफेक्ट होंगे, कुछ सेक्टर कम अफेक्ट होंगे, बट अफेक्ट तो सभी होंगे। अगर हम रिसेशन का, अभी देखो लॉकडाउन चल रहा था, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया होगा, लॉकडाउन में सभी की बैंड बची थी, समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन कुछ सेक्टर्स की बैंड थोड़ी कम बची थी, जैसे कि नेसेसरीज को सप्लाई करने वाले लोग हैं, जैसे कि मिल्क वाले लोगों का धंधा वही था, वेजिटेबल्स वाले हैं, फ्रूट्स वाले हैं, और समझ रहे, राशन दुकान वाले लोग थे। इन मेडिसिन वालों का तो मतलब कमाई थोड़ा ज्यादा ही हुआ, क्योंकि वो बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड हुआ था, इसीलिए मेडिकल वाले कमा लिए। तो मेरे को बोलना क्या है, अगर आप इन सबको पूछेंगे ना कि रिसेशन में आपको प्रॉब्लम हुई, तो वो लोग भी बोलेंगे हाँ हुई, बट इनको प्रॉब्लम थोड़ा कम महसूस हुई, क्योंकि इनका डिमांड जो है वो इतना ज्यादा। सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन हुआ? इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर या जो हेवी इंडस्ट्रीज है, वो लोग को बहुत ज्यादा फटका पड़ता है ऑफ बिजनेस साइकिल। देखो वो वहीं पे वहां पे यही लिखा रहेगा, देखो क्या लिखा है, देखो। मोर ओवर, एक मिनट, some sectors like capital goods industries, durable consumer industry are disproportionately affected, समझ, as compared to agriculture sector। इसका मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज मोर प्रोन टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ट्रेड्स, समझ रहे हैं। इंडस्ट्री, क्योंकि देखो अगर डिप्रेशन वगैरह आएगा तो लोग कार थोड़ी खरीदेंगे, लोग बाइक थोड़ी खरीदेंगे, तो लैपटॉप थोड़ी खरीदेंगे, बस समझ रहे हैं? अभी अब इसको लॉकडाउन में लैपटॉप क्यों खरीदना पड़ा, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते, बट दूसरा इमेजिन करो, ऐसे ही वाला नॉर्मल वाला, हेल्थ की वजह से डिप्रेशन नहीं आया, अगर, समझ रहे हैं। तो बेसिकली जब लोगों की इनकम कम हो जाती है तो वो लोग क्या करते हैं ना, इंडस्ट्रियल आइटम्स को कम डिमांड करेंगे एज कंपेयर टू नेसेसरी चीजें जो एग्रीकल्चर, इसके लिए दे आर मोर अफेक्टेड टू दी अफेक्टेड बाय द ट्रेड्स। ठीक है, आगे, बिजनेस साइकिल काफी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, एंड दे डू नॉट, ये बहुत बार एग्जाम में आया, दे डू नॉट हैव ये वाला यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक, समझ रहे हैं? हर बार बिजनेस साइकिल का रीजन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग रहते, इसीलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्यूरेट एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना कि कब आएगा, कैसे आएगा, इस बार डिप्रेशन का रूप क्या रहेगा, समझ रहे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अदरवाइज अभी तक हमने कंट्रोल कर ही लिया। इसका जो रेपोकशन है, रेपोकशन मतलब क्या, इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स,
रेपरकशन मतलब आफ्टर इफेक्ट्स, ये सारे सेक्टर पे साइमल्टेनियसली फील होते हैं। जैसे आउटपुट फॉल होगा तो एम्प्लॉयमेंट फॉल होगा, फिर इन्वेस्टमेंट फॉल होगा, कंजम्पशन गिरेगा, इंटरेस्ट गिरेगा, ट्रेड गिरेगा, प्राइस गिरेगा। ऐसे ऐसे ही हो, ऐसे नहीं होगा कि आउटपुट कम हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो कंजम्पशन बढ़ रहा है। ऐसे नहीं, अगर एक गिर रहा है तो सब गिर रहे हैं, एक बढ़ेगा तो सब बढ़े। इसके लिए क्या बोले कि बिजनेस साइकिल का जो रेपरकशन रहता है वो सब पे इक्वल होता है। आगे, business cycles are contagious and international in character। आज क्या हो गया, पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं? जिसके वजह से क्या हो रहा है, अगर एक कंट्री सफर करती है तो उस वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली दूसरे कंट्री में भी पहुंच जाता है। जैसे मान लो ये यूएसए, अगर यूएसए में डिप्रेशन आएगा तो ऑफ कोर्स बहुत सारी कंट्रीज जिनका इनकम यूएसए पे डिपेंड कर रहा है, उनके यहाँ पे भी तो इसका फटका गिरेगा। इनसे जो दूसरी कंट्री जुड़ी है उनके यहाँ पे इस तरीके से ये एक बीमारी की तरह पूरे वर्ल्ड में फैल जाए। तो डिप्रेशन आज के ज़माने में यही बड़ा एक नुकसान है ग्लोबलाइजेशन का। अगर एक कंट्री फेसेस प्रॉब्लम तो एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फेसेस द सेम प्रॉब्लम। बिजनेस साइकिल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। बिजनेस साइकिल ये जो फ्लक्चुएशंस है तो ये अच्छी बात नहीं। पीपल लव स्टेबिलिटी, समझ रहे हो? क्योंकि फ्लक्चुएशन से क्या होता है ना, अनसर्टेनिटीज बढ़ते हैं और इससे बहुत ज्यादा असर होता है सोसाइटी के ऊपर। एंड दैट्स द नेचर एंड फीचर ऑफ, क्या बोलते हैं, फीचर ऑफ बिजनेस साइकिल। बोलो इसमें के सारे पॉइंट समझ में आए? अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो प्लीज बताइए मुझे। देखो, आते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। अब ये बिजनेस साइकिल के कारण क्या क्या है, तो क्या बोलूं। अच्छा, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। क्यों बता रहा हूँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आए मालूम है, कि वो लोग ऐसा बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल कॉज ऑफ बिजनेस, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल। तो उसमें से है ना कोई एक आएगा इसमें से। आप समझ में आ रहा है? वैसा ऑप्शन इसमें के तीन रहेंगे, इसमें का एक रहेगा। तो आपको दिखाओ मनी सप्लाई इज इंटरनल कॉज, या कौन सा एक्सटर्नल है, समझ रहे हैं? तो आपको ये ओवरऑल याद रखना है कि कौन सा एक्सटर्नल है कौन सा इंटरनल। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें आपको सिर्फ डेटा की तरह उसको याद रखना है, समझा? चल देखते हैं आगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉजेज क्या क्या है। तो सबसे पहले इंटरनल कॉज है इफेक्टिव डिमांड। ये अभी इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, तो कीन्स की इकोनॉमी में देखो, ये होता है एग्रीगेट सप्लाई, मतलब टोटल कितने, ये बेसिकली टोटल इनकम बताता है कंट्री, ओके। और ये होता है एग्रीगेट डिमांड, ये क्या बता रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर। और इनकम और खर्चा जहाँ पे मिक्स होता है इसको बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड, समझ रहे? तो ये बताता है कंट्री का नेशनल इनकम कितना है, मतलब कंट्री में कितना पॉसिबल इनकम होगा, कितना पॉसिबल खर्चा होगा। तो जहाँ पे पॉसिबल इनकम और पॉसिबल खर्चा मिक्स होगा, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल नेशनल इनकम। तो ये इफेक्टिव डिमांड। कीन्स का क्या कहना है कि अगर आपके कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब नेशनल इनकम कम क्यों है, क्योंकि आपका इफेक्टिव डिमांड इज लो। और इफेक्टिव डिमांड को ऊपर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुराने इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे? लेकिन कीन्स क्या बोलता है, जैसे अगर पुराने इकोनॉमिक्स लोग क्या बोलते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा तो देखो नेशनल इनकम OI1 पे आ गया ना, नेशनल इनकम बढ़ गया। लेकिन कीन्स बोलता है ऐसा नहीं हो गया है, अगर ऐसा होगा तो भी बहुत टाइम लगेगा। तो आप क्या करो, आप बढ़ा दो एग्रीगेट डिमांड, समझ रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड C+I+G याद आया? तो कीन्स बोलते हैं गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, जिससे देखो नेशनल इनकम क्या हो गया, बढ़ गया। OI1 इनकम बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, सेविंग बढ़ रहा है, लोन बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जॉब्स बढ़ रहे हैं, समझ में आया? सो दिस इज इफेक्टिव डिमांड। आई होप यू आर क्लियर विद इट, है ना? सो इफेक्टिव डिमांड क्या है, इंटरसेक्शन बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट खर्च, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या है, पॉसिबल एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट सप्लाई क्या है, पॉसिबल इनकम, समझा? दैट्स इट। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू कीन्स फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड क्या है, द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स टू परचेज एट अ डिफरेंट प्राइस। ओके, इन फ्री इकोनॉमी द, क्या लिखा, मैक्सिमम एम ऑफ द बिजनेस, there is a more output aggregate demand। if देखो यहाँ से चालू है, if aggregate demand outstrips मतलब ऊपर जा रहा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। as against this, if aggregate demand is low, there will be less output, income and employment।
The investors sell stock and buy safe haven investment and traditionally do not lose value, such bonds, golds and US dollars. क्या लिखा भाई? अगर एग्रीगेट डिमांड लो रहेगा तो आउटपुट कम रहेगा, इनकम कम रहेगा और एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक क्या करेंगे? बेचेंगे। और वो लोग क्या करेंगे? ऐसे इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे जिसका वैल्यू जो है वो कम ना हो, मतलब वो लोग बॉन्ड्स वगैरह खरीदना चाहिए कभी, जब एग्रीगेट डिमांड कम हो। ठीक है। एज कंपनीज ले ऑफ वर्कर्स, कंपनीज वर्कर्स को काम पे से कम करेंगी, कंज्यूमर्स लूज देयर जॉब, स्टॉप बाइंग, सब पनौती बातें क्यों लिखा है? एंड दैट कॉजेज डाउनवर्ड स्ट्रीम, इससे डाउनवर्ड स्ट्रीम आएगा, मतलब रिसेशन आ जाएगा, वही सब लिखा हुआ है ना। आगे फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट, मतलब वो लोग ने पूरा पूरा आगे तक ही लिखे गए वो लोग कि इन्वेस्ट अगर रिसेशन होगा तो क्या होगा, इफेक्टिव डिमांड लो हुआ तो क्या क्या असर होगा। हमको कारण देखना था भाई कि किसके वजह से होगा, तो इफेक्टिव डिमांड के वजह से होगा। फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट, सीधी बात है, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे तो क्या आएगा? प्रॉस्पेरिटी। इन्वेस्टमेंट्स कम होगा तो रिसेशन, है ना, या एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो वही है, देखो, फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट्स आर प्राइम कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग most volatile component of aggregate demand. If investment fluctuates, the changes in profit expectation of entrepreneur, the new invention may cause, अगर new invention हुआ तो may cause entrepreneurs to increase the investment, more profit inducing, increase in investment shift the aggregate demand to right and economic expansion। वही aggregate demand को देखो right की तरफ shift, मतलब वो ऊपर की तरफ लेके। आगे वेरियस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मैंने बोला गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होता है? लोगों का, गवर्नमेंट का, देखो गवर्नमेंट तीन जगह पे स्पेंड करती है। नंबर वन, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? ब्रिज, स्कूल, कॉलेजेस, ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है। फिर उसके बाद में होता है करंट एक्सपेंडिचर। करंट एक्सपेंडिचर को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब सैलरीज, वेजेस जो हर साल करना पड़ता है खर्चा। और तीसरा होता है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम मतलब क्या? तो डोनेशंस, चैरिटीज, स्कॉलरशिप्स, सब्सिडीज, ये सब फ्री का पैसा गवर्नमेंट को बांटना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट ये सब खर्चा कर रही है, मतलब गवर्नमेंट नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है, गवर्नमेंट बहुत सारा सैलरी वैलरी बढ़ा रही है, गवर्नमेंट बहुत सारा सब्सिडी स्कॉलरशिप बांट रही है, तो ये गवर्नमेंट का तो खर्चा है। बट लोगों के लिए वो क्या है? इनकम। इनकम बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, और आगे की स्टोरी तो आपको पता चल ही चुकी है क्या है ना। सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है, फ्लक्चुएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग have impact on aggregate economic activity and results business fluctuations, that's it। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? फिनेंस मिनिस्टर। ठीक है। तो वो लोग भी अफेक्ट करेंगे। अगर मेरे को बताओ गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो गवर्नमेंट ने ऐसा पॉलिसी लाया, एक्सपांशनरी पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट क्या चाह रहा है? मार्केट को उठाना चाह रहा है। तो जिससे क्या होगा? गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएगा और टैक्सेस वैक्सेस कम करेगा। जस्ट इमेजिन कि मार्केट में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रहा है, जिससे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। टैक्सेस वगैरह कम हो रहे हैं तो लोगों का इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा मतलब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, तो लोग फिर से खर्चा बढ़ाएंगे। तो ओवरऑल हो क्या रहा है? एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो बच्चों क्या होगा? इन्वेस्टमेंट, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट सब बढ़ेगा, एंड इट विल ब्रिंग एक्सपांशन इन द इकोनॉमी, है ना, या प्रॉस्पेरिटी। दिस रिजल्ट्स बूम इन द इकोनॉमी, दिख रहा है। और वही अभी उसी तरह अगर गवर्नमेंट ने ये, अभी हो गया कौन सा? फिस्कल पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हो रहा था? वो गवर्नमेंट ने सॉफ्ट किया इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट कम किया, तो लोन्स क्या हो जाएंगे? चीप हो जाएंगे। तो बिजनेसमैन लोग ज्यादा लोन लेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। लोग क्या करेंगे? ऑटोमोबाइल्स, घर और बहुत सारे ऐसे होम अप्लायंसेस जो लोन पे वो लोग लेते हैं, वो ज्यादा लेंगे, जिससे एग्रीगेट डिमांड विल बी मोर एंड इट विल ब्रिंग बूम, और क्या? प्रॉस्पेरिटी और एक्सपांशन इन द इकोनॉमी, है ना। डिक्लाइन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स, मतलब इसका उल्टा। एंटी इन्फ्लेशनरी मतलब ये एक्सपांशनरी था ना, तो कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर्स, इसका उल्टा करें। मत पढ़ो, कंफ्यूज हो जाओ। आगे बढ़ते। मनी सप्लाई, अगर मार्केट में आरबीआई ने बहुत पैसा अवेलेबल कर दिया, तो अगर मनी बहुत अवेलेबल है
तो बताइए इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कम हो जाएगा? अगर मनी इजीली अवेलेबल है तो इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? कम ना। जब मार्केट में मनी नहीं रहेगा तभी इंटरेस्ट बढ़ता है। लॉजिक समझ रही है? हाँ, घर पे ट्राई करना आराम से। तो अगर मनी ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट कम, इंटरेस्ट रेट कम तो लोन्स ज्यादा, लोन ज्यादा तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, एक्सपांशन इन द इकोनॉमी। समझा लॉजिक? ये सब पूछते हैं, ये सारे लॉजिक के ऊपर सवाल क्वेश्चन में मुझे। इफ मनी सप्लाई इज मोर तो नीचे इंटरेस्ट रेट्स विल इंक्रीज, इंटरेस्ट रेट विल डिक्रीज, ऐसे सवाल पूछते हो लोग। तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो देखो क्या होगा, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, जिससे क्या होगा, एक्सपांशन इन एग्रीगेट डिमांड एंड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, है कि नहीं? एक्सेसिव इंक्रीज इन क्रेडिट एंड मनी सप्लाई सेट्स इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। कैपिटल इजीली अवेलेबल रहेगा जिसके वजह से दे कैन बोरो एट लो रेट, जो मैंने आपको बताया, एंड सो ऑन। आगे साइकोलॉजी, लोगों का साइकी भी मैटर करता है, समझ रहा है? मतलब लोग ऑप्टिमिज्म, अभी लोग ज्यादा वेव्स ऑप्टिमिज्म का है कि पेसिमिज्म का, उस पे भी है। जैसे लॉकडाउन के टाइम सभी पेसिमिस्ट थे, लोगों को लग रहा है कुछ नहीं होगा यार, इस देश का वर्ल्ड में कुछ नहीं होना है, सब बेरोजगारी है, बहुत बढ़ने वाला है, ऐसे सब पेसिमिस्ट है। तो मुझे बताओ, अगर पेसिमिज्म का वेव बह रहा है तो क्या होगा? इट विल, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कोई खर्चा नहीं करेगा, सब सेव करेंगे, मार्केट में पैसा नहीं रहेगा, डिप्रेशन, है कि नहीं? और अगर सब ऑप्टिमिस्ट है सिचुएशन के बारे में, अभी देखो शार्क टैंक आया टीवी पे, तो लोग सोच रहे भाई ये कंपनी इतने पैसे डाल रहे, इसका मतलब मार्केट में बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो नॉर्मल लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जॉब बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, थकलो में। समझा? ये सब इंटरनल कॉजेज। क्या क्या इंटरनल कॉजेज, ध्यान दो। इफेक्टिव डिमांड, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, मनी सप्लाई, साइकिल। मतलब इंटरनल क्यों है? क्योंकि ये सब करने में गवर्नमेंट डेलिबरेटली या कंट्री के लोगों का हाथ है इसमें। अब ये वाले चीज में कैसा ना, ये अपने कंट्रोल में नहीं, समझ रहा है? ये तो बस बाहरी फैक्टर। एक्सटर्नल कॉजेज क्या? वॉर। तो सबसे पहला ड्यूरिंग, अगर वॉर हो ही गया, अभी जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो पता है ना वो लोग का करेंसी का रेट कितना गिर गया है, वो लोग के यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वो लोग के यहाँ पे एक ही, अबे वॉर में कौन निकलेगा काम करने के लिए? तो आउटपुट कम, जॉब्स कम, अनएम्प्लॉयमेंट, और एकदम भिखारी वाला हालत हो जाएगा। तो वॉर इज अ वेरी बैड थिंग। वॉर की वजह से क्या होता है, सारे रिसोर्सेज जो है वो डाइवर्ट हो जा रहे हैं, किधर? डाइवर्टेड फॉर देयर प्रोडक्शन। किसके प्रोडक्शन में? वेपन्स और ये सब के प्रोडक्शन में। तो गुड्स नहीं बन रहे, वेपन्स बन रहे हैं उस पैसे में, जिससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन अफेक्ट हो रहा है कि नहीं? एंड देयर इज अ फॉल इन द प्रोडक्शन, कॉजेज फॉल इन इनकम, प्रॉफिट, एम्प्लॉयमेंट, एंड क्रिएट्स कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमी। अभी वॉर के बाद जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ है वो वैसे ही रहेगा क्या? नहीं ना, सब मलबा हटाया जाएगा और फिर से रिकंस्ट्रक्शन होगा। और जब रिकंस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा? रिवाइव, है ना? After war, country begins to reconstruct itself. Houses, road, bridges, etc. are built. Economic activity begins to pick up, and this is called recovery. है ना? आगे टेक्नोलॉजिकल शॉक। टेक्नोलॉजिकल शॉक मतलब क्या होता है? जैसे कि इनेबल प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जैसे कि देखो क्या लिखा है, बहुत इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत पहले हम लोग क्या करते थे, जूट जो है, जूट दिख रहा है, जूट, वो ब्राउन कलर का गोनी रहता था ना, जब है ना गोनी रहता था, जिसको हम लोग बाद में पैर पोछने के लिए यूज करते थे ना, जूट। तो जूट प्रोडक्ट का हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंट्री में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, तो वहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी थी, लेकिन माल भरने के लिए उनको चाहिए गोनी, और वो गोनी सप्लाई कौन करता था? इंडियन इकोनॉमी। तो जूट का एक्सपोर्ट हमारा बहुत ज्यादा था, जिसके वजह से इस इंडस्ट्री में लोगों का इन्वेस्टमेंट था, बहुत सारे लोगों को जॉब मिल रहे थे इस कंपनी से, है कि नहीं? और बहुत सारे लोगों को इससे इनकम आ रहा था, वो लोग एग्रीगेट डिमांड इसके वजह से बढ़ रहा था। लेकिन क्या हो गया, लोगों ने जूट के, वो फॉरेन कंट्री के लोगों ने जूट हटा के अब वो लोग ने प्लास्टिक बैग्स निकाले। तो बताओ ये एक्सपोर्ट अफेक्ट होगा, तो ये सारी चीजें भी कम हो जाएंगी, और इसकी वजह से अपने यहाँ पे क्या होगा? डाउन टर्न बोल सकते हैं। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन, है कि नहीं? जैसे सिंपल है, अगर इंडिया में लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज होना चाहिए, मतलब ज्यादा करके लोग क्या यूज करना चाहिए? लेबर इंटेंसिव टेक्निक वाले प्रोडक्शन, मतलब ऐसा प्रोडक्शन जिसमें लेबर का यूज ज्यादा हो। लेकिन अगर वही इंडिया में
मान लो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन आ रही जो 100 वर्कर्स का काम 2 वर्कर के साथ कर रहा है, एक मशीन और 2 वर्कर 100 वर्कर को रिप्लेस कर, तो इससे क्या होगा रे? इससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम पे अफेक्ट होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो देखो क्या लिखा है, दिस प्रोडक्ट जनरली रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट, leads expansion of employment, income, profits, and give boost to the economy. For example, due to advent of mobile phones, telecom industry में बूम आया जिसकी वजह से प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट वगैरह सब बढ़ा। फिर नेचुरल फैक्टर, भाई नेचुरल कैलामिटी तो सीधा सीधा कंट्री को ले डूबती है ना, वैसा है। तो इससे क्या होगा देखो, फ्लक्चुएशंस इन एग्रीकल्चरल आउटपुट, जिससे क्या हो रहा है, जैसे नेचुरल फैक्टर क्या है, अगर मान लो किस साल बारिश ज्यादा हुई या कम हुई तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या हो जाता है, अफेक्ट होते हैं। और ऐसी इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है वहां पे रिसेशन या प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। इन द इयर्स व्हेन देयर आर ड्रॉट्स और एक्सेसिव फ्लड, एग्रीकल्चर आउटपुट बैडली अफेक्टेड, रिड्यूस द एग्रीकल्चर आउटपुट, इनकम ऑफ फार्मर नीचे जा रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी अफेक्ट होता है, और जिसके वजह से क्या हो रहा है, रिसेशन। ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इकोनॉमिक ग्रोथ से भी, तो क्या होगा, वहाँ पे सेविंग्स कम रहेंगे, और सेविंग्स कम रहेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम रहेंगे, इन्वेस्टमेंट कम तो इनकम कम, एम्प्लॉयमेंट कम, एंड इट विल अफेक्ट ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या समझा सबको? तो ये आपके कॉजेज भी हो गए। रेलिवेंस ऑफ बिजनेस साइकिल्स इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, ये थियरी है, पढ़ लिया तो सही है, ठीक है, छोड़ दिया तो भी चल जाएगा। तो हमने ऑलमोस्ट सारा चैप्टर देख लिया। अभी हमारा सिर्फ एक पार्ट बाकी है, लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है, मतलब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर बाकी है, और उसके बाद करेंगे हम एमसीक्यू, एंड दैट विल एंड आवर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 सॉरी, स्मॉलेस्ट चैप्टर, फटाफट आज खत्म भी हो जाएगा। तो आ गए हम इंडिकेटर्स के ऊपर। अब देखो जरा इंडिकेटर्स कैसे बताते हैं हमको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को बताओ, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपने क्या किया, एक होटल है और इस होटल में आपने ऑर्डर दिया, है ना, मस्त भाई तुमने ऑर्डर दिया कि भैया एक काम करना, एक शॉर्मा लेके आना, फिर एक बिरयानी लेके आना, फिर उसके बाद में 2 कोल्ड ड्रिंक लेके आना, ऐसा तुमने मस्त पैकी ऑर्डर दिया है। ओके, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, तुमने होटल में फोन किया तो बोला अभी ऑर्डर रेडी हो रहा है, 25 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, फोन किया भैया ऑर्डर का क्या हो गया, बोलते ऑर्डर रेडी हो रहा है। तो यू कैन सी देर आर डिलेज इन ऑर्डर, ये आपको कुछ सूचित कर रहा है, कुछ इंडिकेट कर रहा है इस होटल के बिजनेस के बारे में। क्या नजर आ रहा है कि ये होटल का बिजनेस जोरदार चल रहा है, ऑर्डर्स बहुत ज्यादा है, कि ऑर्डर्स बहुत कम है, बिजनेस बहुत ठंडा है। व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली, है ना, कि ये क्या इंडिकेट, कुछ इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई इस होटल में वाकई में कस्टमर्स बहुत ज्यादा है, ऑर्डर्स इतने ज्यादा है कि मतलब ये इस होटल में ऑफ कोर्स नंबर ऑफ डिशेस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, लोग भी ज़्यादा है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बात समझ रहे? वैसे ही हमारे इकोनॉमी में, मतलब हमारी कंट्री में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती है जो हमें इंडिकेट करती है कि क्या होने वाला है, या क्या हो रहा है, या क्या हो चुका है। बात समझ रहे? जैसे अगर हम प्रॉस्पेरिटी को एक इवेंट माने, समझ रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी या डिप्रेशन, ये अगर एक इवेंट माने, बस समझ रहे हैं, ये एक चीज है जो हो रही है फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो कुछ ऐसी चीजें हैं या कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी में जो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी आगे चल के आएगी या आगे चल के डिप्रेशन आएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये जो चेंजेस है जो हमें एडवांस में बता रहे हैं ना कि आगे क्या होने वाला है, इसको बोला जाएगा लीडिंग इंडिकेटर। तो ये इंडिकेट क्या कर रहे हैं, एडवांस में इंडिकेट कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला। बात समझ में आए अच्छे से? ओके, जब कंट्री में प्रॉस्पर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि हमने ये देखा है, फॉर एग्जांपल कंट्री में क्या हो गया, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो बड़ी बड़ी जगहें खरीद रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं
फैक्ट्रीज खरीद रहे हैं और बहुत सारे हमारे फॉरेन कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? आगे चल के इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्सपांड होने वाली कि कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है? एक्सपांड होने वाली, राइट? है ना? सही बताया। अच्छा, अगर मान ली कि राइट नाउ क्या हो रहा है, कंट्री का आउटपुट जो है वो बढ़ रहा है, कंट्री में प्राइस लेवल क्या है वो बढ़ रहा है, तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि कंट्री में अभी प्रॉस्पेरिटी चल रहा है। तो राइट नाउ जो चीजें इंडिकेट कर रही है करंट सिचुएशन को, उसको बोला जाता है कौन करंट। देखो नाम में ही है करंट, करंट। तो दीज आर दी चेंजेस विच आर हैपनिंग अलोंग विद द चेंजेस इन द इकोनॉमी या अलोंग विद द इवेंट इन द इकोनॉमी। बस समझ, इसको बोलेंगे कॉन्करेंट इंडिकेटर। ठीक है, कॉन्करेंट इंडिकेटर या ये समझा, कॉन्करेंट इंडिकेटर बोलते हैं इसको। एक और नाम है, इसको बोला जाता है, एक और नाम क्या है इसको, कोइंसिडेंट इंडिकेटर। कोइंसिडेंट इंडिकेटर, ठीक है। और इसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं प्रॉस्पेरिटी या डिप्रेशन के बाद, जो एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा या कम होगा, है ना, लोगों का जो क्या बोलते हैं उसको, पॉवर्टी बढ़ेगा या कम होगा, ये जो आफ्टर इफेक्ट्स है, ये जो आफ्टर इफेक्ट्स इंडिकेट करते हैं, उनको बोला जाता है लैगिंग इंडिकेटर। समझ रहे? तो बेसिकली 3 टाइप के इंडिकेटर है। जो चेंजेस मेन इवेंट होने के पहले आ रहे हैं एडवांस में, जो हमें फोकस कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, उसको बोलेंगे लीडिंग इंडिकेटर। साथ में जो हो रहे हैं उसको कोइंसिडेंट या कॉन्करेंट इंडिकेटर बोलेंगे। और जो बाद में होते हैं उसको क्या बोलेंगे, लैगिंग इंडिकेटर। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो अभी हम क्या करते हैं, ये अभी जो मैंने आपको बताया वो हम क्या कर ले, बुक के अंदर मार्किंग कर लेते। देखो क्या लिखा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस साइकिल, कि क्या होने वाला है ये प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट। तो जनरली इकोनॉमिस्ट लोग क्या करते हैं, दे यूज चेंजेस इन द वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। जो एक्टिविटीज में चेंजेस आप देख पा रहे हो उससे मेजर करते हैं कि बिजनेस साइकिल में आगे क्या होने वाला है, और प्रेडिक्ट करते हैं कि इकोनॉमी किस तरफ बढ़ रही है। और ये इकोनॉमिक इंडिकेटर 3 है, लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, कोइंसिडेंट इंडिकेटर, कॉन्करेंट इंडिकेटर। अब देखो उसके एग्जाम्पल भी लिखे हैं यहाँ पे, बट वो एग्जाम्पल बाद में, पहले थियरी देख लेते हैं। हाँ, तो देखो क्या लिखा है, देखो 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 क्या लिखा है, द दोज वेरिएबल्स दैट चेंज बिफोर। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है ये, बिफोर। ठीक है, तो ऐसे इंडिकेटर जो क्या हो रहे हैं, जो चेंज हो रहे हैं बिफोर द रियल आउटपुट चेंजेस आर कॉल्ड लीडिंग इंडिकेटर। समझ रहे? दे आर प्रायर टू द लार्ज इकोनॉमिक एडजस्टमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल चेंज इन स्टॉक प्राइसेस, आपको सडनली लग रहा है कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं, कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, अगर एक कंपनी को प्रॉफिट बढ़ेगा तो बाकी लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, जैसे अभी लॉकडाउन में एक कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो दूसरे भी आएंगे लालच में। धीरे 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 क्या हो रहा है, कंपनीज बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, आउटपुट बढ़ेगा, एंड इट विल ब्रिंग इन्फ्लेशन या क्या बोलते हैं, एक्सपांशन इन द इकोनॉमी, है ना। इंडाइसेस सच एज हाउसिंग एंड इंटरेस्ट रेट्स प्राइसेस आर जनरली सीन एज अ प्रीकर्सर ऑफ अपटर्न्स और डाउनटर्न्स। बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स वगैरह ये सब आपको पहले ही इंडिकेट करेंगे कि आगे अपटर्न आने वाला है कि डाउनटर्न आने, है कि नहीं। जैसे इंटरेस्ट रेट फॉल हो रहे तो ये बता रहे कि आगे चल के क्या होगा, क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है ना, वैसे ये समझा। हाउसिंग रेट्स अभी फॉर एग्जांपल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो ये समझ में आएगा कि आगे चल के क्या होगा, और लोग हाउसेस खरीद, क्योंकि लोग डरे ना आगे चल के इसके प्राइसेस और बढ़ने वाले, तो अभी वो लोग जम मारेंगे, इन्वेस्टर्स भी अभी खरीदेंगे ताकि आगे चल के भाव बढ़ेंगे तो वो हाई प्राइस में बेच सकते हैं ना, वैसे। तो ये सारी चीज उसी तरह न्यू ऑर्डर्स फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट। नए नए कंज्यूमर गुड्स के ऑर्डर बढ़ रहे हैं या प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऑर्डर बढ़ रहे हैं। बिल्डिंग परमिट्स एंड प्राइवेट हाउसेस, फ्रैक्शन ऑफ कंपनीज रिपोर्टिंग स्लोअर derivatives, index of consumers confidence, money growth rate tracking, forecasting the always can you forecasting changes in the business cycle. Leading indicator, though wisely used to predict the changes in the economy, are not always accurate. लीडिंग इंडिकेटर जो है वो हमेशा एक्यूरेट होते हैं ऐसा जरूरी नहीं। तो ये कुछ चीजें एग्जांपल है जो आपको याद रखने हैं कि कौन से, देखो यही मेन याद रखो, चेंजेस इन द स्टॉक, न्यू ऑर्डर, कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स,
इतना याद रखो, यही आया, इसमें से क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। अब लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है? तो देखो, इन अदर वर्ड्स, वेरिएबल्स दैट चेंज आफ्टर, क्या बोला मैंने, इट चेंज आफ्टर द रियल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमिक, रियल आफ्टर, कितने दिया है, आफ्टर द रियल आउटपुट चेंजेस आर कॉल्ड लैगिंग इंडिकेटर। रियल आउटपुट चेंज होने के बाद जो घटनाएं घटती है उसको बोलेंगे लैगिंग इंडिकेटर। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या, यही वाले अंडरलाइन, जैसे डिप्रेशन अगर हो गया तो उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट कम होगा, लेबर कॉस्ट पर यूनिट जो है वो अभी कम हो जाए, एंड सो ऑन, है ना। आगे थर्ड टाइप ऑफ आर कोइंसिडेंट इंडिकेटर, आल्सो कॉल्ड एज कॉन्करेंट इंडिकेटर। और ये वो इंडिकेटर है दे कोइंसाइड फेयरली एंड क्लोजली विद द चेंजेस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ ही चेंज हो। और ये क्या बता रहे, करंट स्टेबल स्टेट ऑफ द बिजनेस साइकिल, करंटली बिजनेस साइकिल कौन से स्टेट में है, मतलब करंटली प्रॉस्पेरिटी चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, या डिप्रेशन चल रहा है, रिकवरी चल रहा है, ये वो बता दें। और इसके एग्जाम्पल देखो, यही वाले मार्क कर लेंगे हम। कंट्री का जीडीपी बताएगा करंटली क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन बताएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या चल रहा है वो बताएगा हमें करंट क्या सिचुएशन चल रही है। क्या इंडिकेटर्स के बारे में समझ में आया सब? तो आ रहे हैं हम, होमवर्क है आज वो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसका वीडियो देखना, ये होमवर्क है आपका, ताकि मेरे व्यूज बढ़े। चलो सर, तो इसके अंदर कितने क्वेश्चन है, कम ही क्वेश्चन रहेंगे। ओहो, ओनली 27, 27 ही है ना? तुम्हारे बुक में भी देखो सर, 5.6 पे जो बॉक्स है, किधर है भाई 5.6 में बॉक्स? हाँ, ये सब एग्जाम्पल्स है बेटा। अभी एक जो है ना, ये 2008 का क्राइसिस का मैंने वीडियो बनाया है, वैसे ही मैं ये आईटी बबल बस का भी है ना एक वीडियो बनाऊंगा, तो तुम्हारा दोनों हो जाएगा, है ना। तो वो पढ़ क्यों रहे, मेरा वीडियो देख लो, हो जाएगा तुम्हारा काम, है ना। तुम्हारे सर बहुत कमाल के इंसान। चला, टर्म बिझनेस सायकल म्हणजे काय, तुम्ही बताओ चलो। तो क्या होता है बिजनेस साइकिल, मतलब अप्स एंड डाउन्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी, fluctuations in the level of economic activity over the period of time, decline in economic activity, increasing, मेरे ख्याल से बी आएगा, है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमी, सिर्फ प्रोडक्शन नहीं ना बेटा, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, फलाना ढिमका सब, है ना। आगे, द सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सटेंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज, क्या लिखा, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या बोलेंगे हम, कॉन्ट्रैक्शनरी फेज, रिसेशन, रिकवरी। तो आंसर क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन, है कि नहीं। एक बार देख लो, रिसेशन में थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, बी, कॉन्ट्रैक्शन। अब तुम बोले सर रिसेशन में भी तो डाउन टर्न ही है, तो देखो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर दो चीजें आती है, रिसेशन एंड डिप्रेशन। तो बड़ा भाई कौन है ना, बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। बात समझ में आया? इसीलिए क्या लिखा है, डिक्लाइन इन जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसा बोला। तो डिक्लाइन में देखो रिसेशन में भी कॉन्ट्रैक्शन, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या बन गया मेरे लिए, कॉन्ट्रैक्शन। समझा कैसे सोचना है आपको? आगे, द ट्रफ ऑफ द बिजनेस साइकिल ऑकर्स व्हेन डैश हिट्स द लोवेस्ट, बताओ ट्रफ कब रहेगा, क्या लोवेस्ट रहेगा, इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। द लोवेस्ट पॉइंट इन द बिजनेस साइकिल इज रिफर्ड एज, इतना डिफिकल्ट मुझे नहीं आ रहा है, तुम ही बता दो। लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है, the variable that tends to move along with economic activity, move in advance of aggregate economic activity, leads to move consequent on the level of economic activity। नहीं आ रहा है यार, तुम ही बता दो यार प्लीज, इतने डिफिकल्ट तो मेरे से नहीं बन रहे हैं, क्या ही करूं। The variable that tends to move later than the economic activity is called,
वेरिएबल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लेटर ऑन मतलब बाद में, तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सा है ये? द आंसर इज यस, इट्स सी। वेरी नाइस। लैगिंग इंडिकेटर आ गया। इंडिकेटर दैट आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू बिजनेस साइकिल आर durable and service sector, non-durable and service sector, capital goods and non-durable sector, capital goods and durable goods sector. And the answer is yes, D. Very nice. मैंने यार लॉकडाउन का एग्जांपल लिया था। एग्रीकल्चर गुड्स कम अफेक्ट होते हैं, कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स ज्यादा अफेक्ट होते हैं। क्या बात है यार, दिल खुश कर दिया। डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग कॉजेज डैश। अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा कम करेगी तो क्या होगा? तो लोगों का इनकम जो है वो कम होगा। इनकम कम तो एग्रीगेट डिमांड कम, आउटपुट कम, एम्प्लॉयमेंट कम, एंड ऐसा कुछ है क्या, देख लो। द एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट टू राइट, एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट, the movement down and to the right along with the aggregate demand curve, the movement up to the left, up to the left along with the aggregate demand curve. The answer is aggregate demand curve, the movement down and to the right। नहीं, देखो, अगर मान लो ये एग्रीगेट डिमांड है, अगर वो डाउन हो रहा है एंड टू द राइट बोले तो ये लेफ्ट और ये राइट होता है ना, तो राइट में तो नहीं जाएगा वो। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हुआ तो मूवमेंट अप एंड लेफ्ट ऑफ, तो बेसिकली मुझे लग रहा है एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू लेफ्ट, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है ना। एग्रीगेट डिमांड इधर है, शिफ्ट होके लेफ्ट में है। एक बार चेक कर लो, 8th का आंसर बी है क्या? दैट्स इट, 8 का आंसर। दिस इज योर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सीधा सीधा इट विल मूव टू लेफ्ट। अगर ऐसा होता ना, द मूवमेंट डाउन एंड लेफ्ट टू द लेफ्ट along with the aggregate demand, तो शायद ये सही हो पाता, बट उन्होंने जानबूझ के ये टॉगल किया है ना वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग एक्सपांशन, एक्सपांशन में इनमें से क्या नहीं होता? तो देखो, कंज्यूमर परचेज एंड ऑल टाइप ऑफ गुड्स टेंड्स टू इंक्रीज, ये तो होता है एक्सपांशन में। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, डिमांड फॉर लेबर भी बढ़ता है, ये भी होता है। बिजनेस में प्रॉफिट और बिजनेस कॉन्फिडेंस भी, भाई ये सब होता है। तो आंसर क्या है? नन ऑफ दी अबव। Which of the following describes the typical business cycle? इनमें से कौन सा बिजनेस साइकिल को एक्सप्लेन कर रहा है? The economic expansions are followed by economic contraction, ये होता है। Inflation followed by rising income, नहीं। Inflation is followed by income, income भी बढ़ रहा है, employment, वैसे नहीं होता। Economic expansion are followed by economic growth, नहीं। Stagflation is followed by inflation, ऐसा कुछ नहीं होता। The answer is A। ठीक है, आगे। ड्यूरिंग रिसेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर डैश, क्या लगता है, हाई रहेगा लो रहेगा? रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट हाई रहेगा कि लो रहेगा? राइज रहे, है ना, हाई रहेगा। और आउटपुट क्या रहेगा? कम। तो हाई और लो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं क्या, देखो, राइज राइज, फॉल राइज, फॉल फॉल, आंसर इज राइज एंड फॉल्स। ए आए, समझा? चलो, 27 में से 11 तो खत्म हो चुके हैं। विच आर दी 4 phases ऑफ बिजनेस साइकिल, कौन से 4 है? एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ। भाई पहले ही मिल गया मेरे को, सोच रहे कि और कुछ। एक्सपांशन, सॉरी, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन, ट्रफ, बूम। नहीं, बूम और एक्सपांशन एक ही होता है ना, ये कॉमन होता है। एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, पीक एंड ट्रफ। अच्छा, चारों है बच्चों, बट ऑर्डर नहीं है, देखो। एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, पीक, ट्रफ नहीं है। अब इसमें देखो, पीक, बस्ट, बूम, भाई ये सब एक ही हो गया। तो ये ए और सी सेम है, लेकिन ऑर्डर अलग अलग दिख रहा है सबको। ये परफेक्ट लग रहा है, एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ, है ना, विद ऑर्डर भी है। तो आंसर क्या आएगा? द लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर यूज, लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है? आर यूज टू फोकास द प्रोबेबल शिफ्ट इन इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये इकोनॉमिक पॉलिसीज मतलब टैक्सेशन पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इनमें क्या चेंजेस आने वाले, ये बताने वाले को बोलेंगे क्या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर? द आंसर इज नो। आर जनरली यूज टू फोकास द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, ये भारी है। इंडिकेटर्स टू स्टॉक प्राइसेस के लिए, प्रोबेबल रिसेशन, डिप्रेशन नहीं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज बी। ठीक है, आगे। When aggregate economic activities are declining,
अगर एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉल हो रहा है तो इकोनॉमी सेट टू बी इन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन, ट्रफ, टर्निंग पॉइंट. द आंसर इज कॉन्ट्रैक्शन, falling. The peaks and troughs are called turning points. Very nice. The most probable outcome of an increase in money supply. भाई अब ये तुम बताओ मुझे, अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट राइज होंगे कि फॉल होंगे, वो बताओ. ये हमने सीखा है. मनी सप्लाई बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट फॉल, तो ये दो तो कट हो गए. अब इसमें से आगे पढ़ते. इंटरेस्ट रेट अगर फॉल हुआ तो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा. ये मुझे सही लगा. इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग फॉर, भाई अगर इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग तो बढ़ेगा ना, तो ये तो रॉन्ग हो गया. समझा? ये मत देखो राइट आंसर क्या है, ये देखो कि हम सॉल्व कैसे करें. Which of the following is not the characteristics of business cycle? इसमें से कौन सा business cycle का characteristics नहीं है? The business cycle have serious consequences on well-being. ये तो सही है भाई, serious effect होता है. Are occur periodically and they do not exhibit the same regularity. ये भी सही है. Business cycle have uniform character. Wow, they do not have uniform characteristics. ये wrong. Business cycle are contagious and predictable. The correct answer is C. Okay, आगे 18. The economic recession shares all of these characteristics except. Recession में इनमें से सब होता है एक छोड़ के. Fall in the investment employment सही है. Income, wages, interest earner gradually decline resulting decreased demand and ये भी सही है. Investors confidence adversely affected ये भी सही है. And new investment may not be forthcoming ये भी सही है. The increase in price नहीं भैया, याद है हमने सीखा था वो सब simultaneously इफेक्ट करता है. अगर एक गिरेगा तो सब गिरेगा, एक बढ़ेगा तो सब बढ़ेगा. समझ रहे? सो देयरफॉर ये आंसर रॉन्ग. दैट इज डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल है ना, अलग अलग फेजेस. डू नॉट हैव सेम लेंथ एंड सीवियरिटी ये भी सही है. एक्सपांशन फेज लास्ट मोर देन 10 years रॉन्ग. लास्ट many years and are difficult to get over the short period. None of the above. Answer is A is the correct. Which of the following is not an example of coincident indicator? भाई कोइंसिडेंट का तो हमने एक ही देखा था. इंडस्ट्रियल, अच्छा एक सेकंड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कोइंसिडेंट है. इन्फ्लेशन, रिटेल सेल्स, ये सब करंट सिचुएशन बताएगी. न्यू ऑर्डर्स ये क्या था? लीडिंग इंडिकेटर. समझ रहे हैं? वो जो शॉर्टकट दिया था वही वाला. इनोवेशन अकॉर्डिंग टू डैश ट्रेड साइकिल्स ऑकर ड्यू टू इनोवेशन. इनोवेशंस का एक ही भगवान है, जोसेफ कंप्यूटर, बचपन से. आगे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर डैश one stroke solution to the check the phase of economy. नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा. Indicators are indicators showing the movement of the economy. Indicators are some activities which predict the direction of the economy. Economic indicators are the activities which shows the movement of economy and activities which predict the direction of the economy. लेकिन अगर प्रेडिक्ट किया बोलेगा तो बेटा ये सिर्फ किसको बता रहा है? लीडिंग इंडिकेटर को बता रहा है. राइट है ना? बताओ, लीडिंग इंडिकेटर प्रेडिक्ट करते हैं लेकिन लैगिंग इंडिकेटर भी है और कॉन्करेंट इंडिकेटर भी है. तो ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट मुझे बी लग रहा है एंड दैट्स व्हाई द आंसर शुड बी बी. लेट अस चेक इट आउट. 22 का आंसर क्या है? एंड इट्स सी. हाँ, तो वो लोग इंडिकेटर इस वर्ड को, हाँ करेक्ट करेक्ट, हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर पा रहे. परफेक्ट परफेक्ट. क्योंकि ये मूवमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होता ना, हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर पा रहे. दैट्स इट दैट्स इट. ये यही सही है, हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर पाते. परफेक्ट. विच ऑफ है ना, इंडिकेटर जो है उनको पकड़ के हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऐसा हो रहा है या ऐसा हो सकता है. समझ रहे? वो एक्यूरेट नहीं होते, इसीलिए वो प्रेडिक्शन के लिए सही है. ओके परफेक्ट. हाँ बोलो. है ना, जैसे कोई भी इंडिकेटर से हम क्या सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं ना. अभी जैसे कोई भी कंट्री में प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? प्राइसेस बढ़ रहे हैं मतलब इन्वेस्टर्स लोगों को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और उस कंट्री में प्रॉस्पेरिटी रहेगा. है ना, इनकम ज्यादा है इसीलिए तो लोगों का प्राइस ज्यादा है, ऐसे ही बताए. लेकिन अभी भारत में क्या हो रहा है? प्राइसेस इतने ज्यादा है
लेकिन क्या हमारे यहाँ पे अभी प्रॉस्पेरिटी चल रहा है क्या? अभी अभी हम लॉकडाउन से उभर रहे हैं, है कि नहीं? तो इंडिकेटर सिर्फ अंदाजा लगाते हैं ना, इसीलिए प्रेडिक्ट वाले को हम सही बता रहे हैं। ये वाला स्टेटमेंट देखो, प्रेडिक्शन थोड़ी बता रहा है, ये क्या बता रहे हैं? इंडिकेटर्स आर शोइंग मूवमेंट ऑफ द इकोनॉमी, मतलब सही सही जो चल रहा है वो बता रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। समझा? अभी सी क्यों चूज किया और बी क्यों नहीं चूज किया? चल बड़े आगे। with economic indicators which economic indicators is required to predict the turning points of the business. समझ रहे हैं? कौन सा required to predict the turning points of the business? Leading indicator, lagging indicator, coincident, all of the above. Yes, all of the above आना चाहिए. Let us see. Yes, all of the above. अभी देखो इसी में तुम्हारा आंसर आ गया। ये जो आंसर था ये इसमें का क्वेश्चन बन गया ना, है कि नहीं? Business cycles generally originate in a free market. What is free market? फ्री मार्केट मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल जीरो है या कम है। तो इकोनॉमी वेयर गवर्नमेंट इज इन possession ऑफ मेजर एसेट, रॉन्ग। इकोनॉमी वेयर प्राइवेट फर्म्स कंट्रोल मेजर एसेट, राइट। इकोनॉमी वेयर डिसीजंस ऑफ द प्रोडक्शन आर टेकन बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, रॉन्ग। इकोनॉमी वेयर प्राइसेस आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज which of the following statement is correct? कौन सा statement correct है? Business cycle largely affect agriculture sector, wrong. Largely affect small employees, maybe हो सकता है. Business cycle generally affects all sector of the economy, but business sector in particular, ऐसा तो नहीं होता. Business cycle affects low wage workers. मुझे ज्यादा अप्रोप्रिएट जो है वो सी लग रहा है. सी. अब क्यों ऐसा? देखो ये वाला तो 100% रॉन्ग है. क्या ऐसा लिखा है क्या जब रिसेशन होगा तो छोटे छोटे एम्प्लॉयज और छोटे छोटे वर्कर्स लोगों को ही ज्यादा अफेक्ट होगा? बोलो, ऐसा कहीं पे है लिखा? और ऐसे सही में होता है क्या कि छोटे लोगों को ही अफेक्ट होगा डिप्रेशन में? नहीं, डिप्रेशन में बड़े बड़े लोगों की भी बात लगती है ना. तो इसीलिए ये दोनों रॉन्ग. और बट बिजनेस सेक्टर को ज्यादा अफेक्ट होता है, ये बात सही. आगे, अकॉर्डिंग टू कीन्स फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्यू टू, क्यों है कीन्स के हिसाब से, ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड. याद है वो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इफेक्टिव डिमांड. द आंसर इज. आगे, इनोवेशन आता तो जोसेफ्स कंप्यूटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल? इसमें से कौन सा बिजनेस साइकिल का कॉज है? फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट डिमांड, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, all is well. And that's the end of chapter number 5.